गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के भी नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और साथ ही साथ आईपीएल 2020 के भी परिणाम आ चुके हैं। तो इसके साथ ही चलिए शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग भारत की। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार की सत्ता से 15 साल का वनवास खत्म कराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का इंतजार अब 5 साल और बढ़ गया है। जनता ने बिहार की सत्ता का ताज एक बार फिर नीतीश कुमार के सिर पर सजा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार 243 में से 125 सीटों पर विजयी रहे हैं। आपको बता दें कि अब बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से 3 अधिक है। आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 74 सीटों पर जेडीयू की गठबंधन सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम को 4 और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को 4 सीटों पर विजयश्री मिली है। एग्जिट पोल के अनुमान को झुठलाते हुए एनडीए ने बहुमत तो प्राप्त कर लिया है। एनडीए को बहुमत के बाद यह तय है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को सत्ता मिली लेकिन वे कमजोर हुए हैं, उनकी पार्टी की सीटें कम हुई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीयू गठबंधन में बीजेपी से पीछे रही है और दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान के दौरान यह साफ कर चुके हैं कि सीटें तो कम आई तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि मतगणना की शुरुआत में ही एनडीए की तुलना में लगभग दोगुनी सीटों पर बढ़त बनाने वाला महागठबंधन अपनी बढ़त को कायम नहीं रख सका। महागठबंधन अंत में 110 सीटें ही जीत सका। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महागठबंधन की घटक कांग्रेस के उम्मीदवार 19 सीटों पर जीत सके, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने 16 सीटें जीती हैं। तो ये तो हो गई बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात। अब चलिए बढ़ चलते हैं मध्य प्रदेश के नतीजों की ओर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज का राज है बरकरार। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का राज बरकरार रहेगा। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया और सरकार बचाने में सफल रही। कांग्रेस 9 सीटें बचाने में कामयाब दिख रही है। प्रदेश सरकार में 5 मंत्री बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांची से प्रभुराम चौधरी, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुवासरा से हरदीप सिंह डंग जीत गए हैं। उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों की बात। अब चलिए बढ़ चलते हैं खबरों की ओर आगे। हमारी अगली खबर कर्नाटक में हुए चुनाव को लेकर है, जो कि है कर्नाटक में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों सिरा और आरआर नगर पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा ने तुमकुरू जिले की सिरा विधानसभा सीट पर पहली बार जीत हासिल कर इतिहास बनाया है। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर सीएम राजेश गौड़ा ने 12,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। सिरा सीट पर भाजपा के गौड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार टीबी जयचंद्र को हराया। अधिकारियों ने बताया कि राजराजेश्वर सीट पर भाजपा के एन मुनिरत्न को जीत मिली है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार कुसुम एच को हराया।
मुनीरत्न ने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्हें अयोग्य करार दिए जाने पर इस सीट पर उपचुनाव हुए। आपको बता दें कि मुनीरत्न पिछले साल भाजपा में शामिल हो गए थे। साल 2013 से इस सीट पर उनकी तीसरी जबकि भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पहली जीत है। तो ये तो हो गए कर्नाटक में हुए चुनावी नतीजों की बात। अब चलिए बढ़ चलते हैं हमारी खबरों की ओर आगे। हमारी अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है राजग समर्पण से काम करेगा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही सिखाया था और आज एक बार फिर उसने विश्व को बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के हर नागरिक को यह आश्वासन देता हूं कि राजग सरकार हर क्षेत्र, हर व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करेगी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर गुजरात के चुनाव को लेकर है, क्योंकि गुजरात में सभी 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा। आइए जान लेते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि राज्य में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें से 5 ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा ने जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए सभी 8 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को जीत दर्ज की। इन 8 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव कराया गया था। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 111 पहुंच गई है। चुनाव परिणाम से निराश कांग्रेस ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी से इस्तीफा देकर पाला बदलने वालों को जनता सबक सिखाएगी। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें से 5 ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और मंगलवार को जीत भी हासिल की। भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जडेजा ने अबडासा सीट से, ब्रिजेश मेरजा ने मोरबी सीट से, अक्षय पटेल ने करजन से, जीतू चौधरी ने कपरात सीट से और जेवी काकड़िया ने धारी सीट से विजय प्राप्त की। इसी तरह भाजपा के उम्मीदवार व पूर्व मंत्री किरीट सिंह राणा ने लिंबड़ी सीट से, विजय पटेल ने डांग सीट से, जबकि दादरा सीट से आत्माराम परमार ने विजय हासिल की। तो ये तो हो गई गुजरात के चुनावी नतीजों की बात। अब चलिए बढ़ चलते हैं खबरों की ओर आगे। हमारी अगली खबर है कि महत्वपूर्ण सीटों पर जीत। आइए बताते हैं आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। बखरी सीट से भाजपा के सूर्यकांत पासवान ने भाजपा के रामशंकर पासवान को 777 मतों से हराया। बरूराज सीट से भाजपा के अरुण कुमार सिंह ने राजद के नंद कुमार राय को 43,654 वोटों से हराया। बरहारा सीट से भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने राजद के सरोज यादव को 4,973 मतों से पराजित किया। चलिए बढ़ चलते हैं खबरों की ओर आगे। हमारी अगली खबर है मतगणना में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, ऐसा कहना है निर्वाचन आयोग का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार में कुछ विधानसभा सीटों पर मतगणना में कथित गड़बड़ी के कांग्रेस व राजद के आरोपी की पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वह कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है। आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने यह भी कहा कि मतगणना में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है और मतगणना सही ढंग से की जा रही है।
आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दिल्ली में प्रदूषण की वजह से है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। मंगलवार को सुबह से धुंध व धुएं की चादर से दिल्ली लिपटी हुई थी। इस वजह से आंखों में जलन भी महसूस की जा रही थी। प्रदूषण की वजह से दृश्यता का स्तर भी गिर गया है। दिल्ली एनसीआर में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि गंभीर स्तर की श्रेणी से बाहर है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता स्तर 735 तक पहुंच चुका है दिल्ली में। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर आईपीएल 2020 को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आईपीएल 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए। मुंबई 5वीं बार बना आईपीएल चैंपियन। आइए बताते हैं आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। ट्रेंट बोल्ट की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की कप्तानी पारी से मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली की टीम 7 विकेट पर 156 रन ही बना पाई। मुंबई ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाकर पिछले 8 साल में 5वीं बार खिताब जीता है। रोहित ने 50 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मुंबई पहली बार 2013 में चैंपियन बना था। इसके बाद उसने 2015, 2017 और 2019 में भी खिताब जीता। इस तरह से अब पहला अवसर है जबकि वह अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहा। इससे पहले केवल चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा करने में सफल रहा था। मुंबई 2 बार चैंपियंस लीग का चैंपियन भी रहा है। दिल्ली की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी और उसका यह आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस के आंकड़ों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में 7,830 नए मामले, 83 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में 24 घंटे में 7,830 मामले दर्ज किए गए हैं और इस बीमारी की वजह से 83 मौत हुई है। मंगलवार को रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद संक्रमण दर 13.26% और मृत्यु दर 0.98% हो गई है, जबकि सोमवार को 24 घंटे में कोरोना से 71 मौत हुई थी और 5,023 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दिल्ली में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बहुत ही ज्यादा गिर गई है। अमेरिका में कोरोना विषाणु संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। संक्रमण के मामलों में अंतिम 10 दिनों में 10 लाख की बढ़ोतरी हुई है और 5 दिन से लगातार 1 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना की अपडेट के साथ चलिए बढ़ चलते हैं सफर में आगे। हमारी अगली खबर बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है निर्मला सीतारमण जी ने कहा है बैंक सभी खातों को मार्च तक आधार से जोड़े। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से 31 मार्च 2021 तक सभी खातों को संबंधित ग्राहकों की आधार संख्या से जोड़ने का काम सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी इसे आगे बढ़ाना बाकी है। कई ऐसे खाते हैं जो अब तक आधार से नहीं जुड़े हैं। भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए की
माफ कीजिएगा, भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए की 73वीं सालाना आम बैठक के संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा, प्रत्येक खाता 31 मार्च 2021 तक आधार से जुड़ना चाहिए और जहां भी जरूरी व लागू हो पैन से उसे जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित और अन्य रूप से किए जाने वाले भुगतान को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाने पर भी जोर दिया। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा, यूपीआई हमारे सभी बैंकों में आम बोलचाल के शब्द होने चाहिए। उन्होंने रुपे कार्ड को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीतारमण ने कहा, जिसे भी कार्ड की जरूरत है आप उन्हें केवल रुपे कार्ड ही जारी करें। उन्होंने कहा कि देश बड़े आकार के बैंकों पर जोर दे रहा है। तो इसी खबर के साथ आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।